नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो गया, या यूं कहें कि तैयारियां बीजेपी ने अपनी तेज कर दी हैं और आज उसकी बानगी साफ तौर पर देखी गई जब गाजीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलने के बाद, विस्तार मिलने के बाद उनका ये दौरा था और इस दौरान उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया, मंदिर गए, पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ साथ नजर आए। लेकिन अब जेपी नड्डा का ये दौरा, आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी अपने एक मजबूत नेता मनोज सिन्हा को उसने आते हुए भी देखा है और आपको बता दें कि मनोज सिन्हा 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में सीएम पद की किस तरीके से रेस में शामिल थे, लेकिन 2019 में जो नतीजे आए वो वाकई में चौंकाने वाले। तो अब ये सीट जो है सबसे ज्यादा, या यूं कहें कि यहाँ का सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सबब बन गया है। तो ऐसे में अब भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है और कुल मिलाकर के 2024 को लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। और आज भी देखिए, आज की सुबह की तस्वीरें हैं जब गाजीपुर दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ, जेपी नड्डा ने कहा, और सभी को पता है कि आतंकवाद कहां की जननी है और यूपीए सरकार में सैनिकों की चिंता नहीं की गई। इसके अलावा क्या कुछ कहा वो भी जरा अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। यहाँ माफिया राज को भी आपने नमस्कार किया, विकास को आगे बढ़ाया। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहता है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहां पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। तो अब इस दौरे के तमाम सारे अहम माने हैं कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 2024 के लिए आगाज कर दिया। अन्य दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 को लेकर के, और किसका क्या टारगेट है और क्या कुछ अचीव करने के लिए किस तरीके के दौरे हैं, किस तरीके की क्या कुछ तैयारियां हैं। आज की बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ कुछ सवालों के जवाब लेंगे और जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी जुड़ गए। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मनीष सिंह जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन मैं सबसे पहले अवनीश त्यागी जी एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा, और किस तरीके से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को एक्सटेंशन मिलने के बाद, विस्तार मिलने के बाद उनका पहला दौरा, किस तरीके से इस पहले दौरे के जरिए क्या संदेशा, क्या तैयारियां हैं, जरा हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। अवनीश जी। जनता पार्टी एक सुव्यवस्थित तरीके से और नियोजित तरीके से अपने चुनाव प्रबंधन को करती है और लगातार चुनावों के साथ जुड़ी रहती है, जनता से जुड़ी रहती है, जनता के बीच रहती है, जनता की समस्याओं को सुनती है, उनके मन की सुनती है, उनके मन की अपेक्षाओं को पूरा करती है और जनता का प्यार पा रही है। 2014 से जारी ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। आज भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर प्यार करती है और उसका जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, प्यार व्यार में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई क्या, जो अब इतनी सारी तैयारियां, कभी देखिए रामविलास क्रूज को लेकर के और काशी कॉरिडोर और इतनी सारी तो चीजें हो गई, किस तरीके से अब कमी कहाँ रह गई लग रहा है? आलोक जी हाँ,
नहीं नहीं आलोक जी, देखिए प्यार में कमी नहीं, निरंतर संवाद और संपर्क, अच्छा, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। इसमें कभी कमी नहीं आती। हमारे नेता घर पे नहीं सोते, हमारे नेता ट्विटर से काम नहीं चलाते, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं। और जनता के बीच रहने का मतलब ये है कि उनकी चीजें हर वक्त याद रखना और उनकी ताजा जरूरत को, नई जरूरतों को पूरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सरकारों का, नेताओं का काम है। हमारी नीयत ठीक है, नीति ठीक है, इसलिए जनता का प्यार मिल रहा है। पूर्वांचल में जिस तरह से शुरू किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभियान, ये अपने आप में अनूठा है। पिछले चुनाव में जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने का काम है। हम उन पार्टियों की तरह नहीं है कि प्रशासन पे ठीकरा फोड़ें, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ें। हम अपनी कमजोरी अगर कहीं है तो उन्हें दूर करते हैं, उनको परखते हैं, उन्हें दूर करने का काम जनता के बीच जाके करते हैं और साथ गंभीरता के साथ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है। नड्डा जी ने जिस तरह शुरुआत की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज मालो की और याद दिला दूं कि 2019 में उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जनता ने प्यार दिया वो अपने आप में अद्भुत था। 2024 में निश्चित रूप से हम 80 की 80 सीटों का जो लक्ष्य रखा है उसको पालेंगे। उसके लिए अभियान शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन शुरू हो गया है, जनता के बीच संवाद शुरू हो गया है और बूथ स्तर पर काम करने का हमारा शुरू हो गया है। कमजोर बूथ है उन्हें चिन्हित करके उन्हें मजबूती का, उनकी कमियां दूर करने का काम शुरू हो गया है। जनता का प्यार हमें मिलेगा और 80 की 80 सीटें हमारी होंगी। चलिए 80 से 80 सीटें आप लाने का पूरा आपने टारगेट कर रखा है। अब मैं जरा देखता हूं, बीजेपी ने तो अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। मैं मनीष जी के पास आऊंगा। मनीष जी देखिए, अवनीश जी से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने 80 का 80, फिर आपकी तो तैयारियां देखिए यहां से लेकर के यूपी से लेकर के तेलंगाना तक चल रही है। फिलहाल आपने कितना टारगेट रखा और उसको अचीव करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए आलोक जी, अवनीश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं उत्तर प्रदेश के और मैं इनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन्होंने एक बात कही कि हमने 80 का 80 लोकसभा जीतने का उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रखा है, यह या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो आदरणीय अवनीश त्यागी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनमें एक नशा की भावना है, सत्ता को पाने की जो नशा है, ये समाज को नहीं पढ़ना चाहते हैं। समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज में जो विरक्तियां इन लोगों ने पैदा किया है, उसके बारे में इन लोगों ने सोचना भी बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का एक नशा। इन्होंने जब अपनी बात को कहना प्रारंभ किया आलोक जी, तो इन्होंने एक बात संकेत के रूप में कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए 24/7 काम करते हैं। आलोक जी सोचिए, जब जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप कह रहे हैं कि हम डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने में सरकार 24 घंटे काम करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग चुनाव जीतने के लिए 24 घंटा काम करें? आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि हम 71,000 युवाओं को, देश के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सोचिए ना, जिस देश के में 6 लाख गांव हैं, आज के समय में 6 लाख गांव में एक भी ऐसा नौजवान नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नौकरी दिया है। 1,20,00,000 सरकारी विभागों में, केंद्र सरकार के पास जो सरकारी महकमे हैं, उस महकमे में 1,20,00,000 पद रिक्त हैं। आज तक उन पदों पर किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से नशे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से राजनीति के सत्ता के नशे में आकर के जिस तरह की बातें ये जनता के सामने कह रहे हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। और 80 का 80 लक्ष्य हो तो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो पता चल जाएगा। मनीष जी, बड़ी बात है, जब 80 का 80 लक्ष्य रखा है और आप बेरोजगारों की बात करें तो भाई बेरोजगार भी तो अब जाएंगे वोट देने के लिए, वो अपना जवाब दे देंगे ना। जी आलोक जी, इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जो बीता है उसमें 36% मत हमें प्राप्त हुआ और हमें खुशी इस बात की है कि 2,96,00,000 लोगों ने हमें वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो व्याकुलता है वो व्याकुलता आज गाजीपुर में दिखी है। 5 के 5 विधायक हमारे हैं, उस जनपद की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि गाजीपुर में जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे, उन कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए, इसीलिए आगाज वहीं से किया बीजेपी ने भी। बीजेपी ने जो आगाज किया है वो हारी हुई सीटों से किया है। और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक दुर्दशा होने जा रही है वो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनीतिक दल का हुआ नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ। चलिए, ये आप भविष्यवाणी करिए। खैर,
है ना, जनता भी बहुत कुछ निर्धारित करती है। जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है, वही जनता सत्ता से उतारने का मादा भी रखती है। हमारे साथ सुनील अर्कवंशी जी भी जुड़े हैं। सुनील अर्कवंशी जी, आपकी क्या स्थिति है? भाई देखिए, जब साझे में रहे विधानसभा चुनाव में बड़ी अच्छी खासी सीटें आ गई, अच्छे परिणाम आ गए, अभी क्या स्थिति है? तो सबसे बड़ी बात अभी आपने कहा कि गाजीपुर में, और जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि गाजीपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों से शुरुआत करने का काम किया। आज सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हमने पूर्वांचल में ताकत देने का काम किया था, और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ताकत देने का। तो कहीं ना कहीं आज सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता जो आज जनता में दिखाई पड़ रही है, उससे सभी बिल्कुल बाखूबी जान चुके हैं कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल ही नहीं, अब पश्चिम में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात मेहनत करने का काम कर रहे हैं। तो पूर्वांचल में लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार दौरे पे दौरा करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आज महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से, जो आज देश और प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, उस महिलाएं आज निकल के आ रही हैं और नेताजी का समर्थन कर रही हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करिए, हम आपका समर्थन करें। आपने देखा किस तरीके से हमने मऊ में कार्यक्रम करने का काम किया, हमने बस्ती में किया, हमने सुल्तानपुर में किया। तो आज जनाधार बढ़ रहा है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। लगे तो आप इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए सुनील जी। आपने कहा कि आपका जनाधार बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, तो ये बढ़ी हुई ताकत, बढ़ता हुआ जनाधार किसके साथ जाएगा? देखिए आलोक जी, अभी 2024 की तैयारियां में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए, और उन्होंने साफ कहा है कि ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होगा, मगर गठबंधन चुनावी के 5 और 6 महीने पूर्व होता है, ना कि अभी से हमारी कोई गठबंधन की प्लानिंग है। अभी हम अपनी संगठन को लेकर लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी लगातार दौरे कर लगातार समीक्षा बैठकें कर चलिए, जो आपका गठबंधन होगा किसके साथ होगा, इसी गठबंधन पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता शुचि विश्वास जी का स्वागत करना चाहूंगा। शुचि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार 2024 को लेकर देखिए, सुनील अर्कवंशी ने भी कहा उनकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, सपा के मनीष जी बैठे, उन्होंने भी बताया, और बीजेपी से अवनीश त्यागी जी भी बैठे, उन्होंने बताया 2024 का आगाज कर दिया और शुरुआत किस तरीके से गाजीपुर से हो गई। अब कांग्रेस की अगर मैं जानना चाहूं, या यूं कहें कि दर्शक जानना चाह रहे हैं कि 2024 के लिए क्या कुछ तैयारियां, तो क्या जवाब होगा शुचि जी का? देखिए, हम कश्मीर, अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी कहना चाहिए, हमने अपने पांवों के तले धरती पर एक एक टुकड़े को जोड़ने की जो कोशिश की है, और सरकार की मंशा के खिलाफ तमाम दलों को बहुत तरह का दबाव रहा। सरकार की प्रक्रिया अलग है, कभी ईडी है, कभी सीबीआई है, कभी छापे हैं, कभी स्कैम्स हैं, कभी बहुत सारे तौर तरीके हैं, किसी की सीडी बनाते हैं, किसी को शामिल कराते हैं, किसी के ट्वीट डिलीट कराते हैं। लेकिन एक श्रीमान राहुल गांधी जी ही पूरे देश में हैं जो तमाम तरह के दबावों के बावजूद, सरकार ने फर्जी केसेस भी बनाए, हेरल्ड के मसले को भी जबरदस्ती ग्लोरीफाई किया, कहीं कुछ प्रमाणित नहीं हुआ, और जो भरपूर जन समर्थन और प्यार और जो हमारी विचारधारा की स्वीकार्यता जनमानस में हमें प्राप्त हुई, वो इस बात का प्रमाण है कि 24 में हमारी क्या तैयारी है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के भी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। सरकार के जो कदम है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पाताल लोक में अर्थव्यवस्था हो, और अगर प्रदेश स्तर पर बात करें चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे श्रीकांत त्यागी रहा हो, चाहे ये बाहुबली माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया ब्रजभूषण शरण सिंह हो, तो सरकार ने अपराधियों को और आर्थिक भगोड़ों को संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। आज भी अगर देश को गौरव देने वाली बेटियां जंतर मंतर पर 3 दिन से खड़ी हैं, और उसके बावजूद अभी तक फेडरेशन के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं ले गया, फेडरेशन को भंग नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्लज्ज सरकार है। और इस सरकार का सामना करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हम कोई ऐसा मायावी दावा नहीं करते हैं, भारतीय जनता की तरह हमारी ये परिपाटी नहीं है कि, क्योंकि उनका तो रातों दिन एक ही काम है, वो तो चुनाव जीतने की मशीनरी है। हमारे पास एक फुल टाइम प्रधानमंत्री बनाम प्रचार मंत्री है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश, अब उनको पोस्टर बॉय कहिए, स्टार प्रचारक कहिए, या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहिए, तो हम धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं, और चाहे कोविड के समय रहा हो, चाहे वर्तमान हो, हम काम। अच्छा शुचि जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपने कहा धरातल पर काम कर रही हैं, आपने सब भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी बताया,
लेकिन लोग भी मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से साउथ से शुरू हुई, लेकिन यूपी में बहुत ज्यादा कोई फोकस नहीं रहा, बस 2-3 जिलों को टच होकर के निकल गई। ये सब मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं शुचि जी से इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। अच्छा है, लेकिन देखिए जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मीडिया चेयरमैन जयराम रमेश जी द्वारा की गई थी, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दिया गया था कि हमने इसको एक इंडिया की स्पाइन की तरह, जो इसका रूट मैप डिजाइन हुआ था, इसीलिए देखिए हरियाणा में 2 बार वो यात्रा, तो उसका जो मैप डिजाइन हुआ था ना, वो इंडिया की स्पाइन को तरह था। अभी हम इसको देखेंगे, ये गुजरात से कामरूप कच्छ वाले अभी हम हिस्सा देखेंगे, तो उसकी यात्रा का वो स्पाइनल कॉर्ड थी इंडिया की, उसका जो पैटर्न था वो इसी तरह का था। इसको और ये कोई चुनाव से जुड़ी यात्रा नहीं थी, किसी राज्य को छूने की यात्रा नहीं थी, ये उन मुद्दों के साथ खड़े होने की यात्रा थी जो देश को अखंड के नाम पर फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में खंड खंड कर रहे हैं। जो वैमनस्यता, जो कटुता, जो नकारात्मकता, जो फर्जीवाड़ा, जो प्रोपेगेंडा, जो एक सरकार का काम करने का तरीका है। आपने देखा तमाम राज्यों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से बाकायदा गिराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इसमें समय समय पर हमने संलिप्तता देखी। तो ऐसी व्यवस्था से लड़ने की दिशा में जो हमारे प्रयास थे जी, वह चलिए फिर इसके मुझे लगता है कि जो इस यात्रा का तो था, इसका जो अगर एक रिजल्ट कहें तो वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान के जो चुनाव है उनपे एक बानगी देखी जा सकती है, उनके नतीजे बताने के लिए काफी होंगे। मैं एक बार अवनीश जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी देखिए, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के, चाहे बात वो राष्ट्रवाद की हो या फिर किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर के, महंगाई की बात हो, फिर बेरोजगारी की बात हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी आप लोग जूझ रहे हैं और आगे भी जूझना है, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो काफी तेजी से हैं। विपक्ष भी साफ तौर पर उठा रहा है। अवनीश जी वाले बेड को उठाएंगे, उसमें तसला हेलो, हाँ अवनीश जी, अगर मेरी आवाज मिले तो सुशी जी ने देखिए तमाम सारे विपक्ष के तौर पर सवाल उठाए थे। अब आवाज आइए, हाँ, अब आवाज आइए जरा। जी जी, अब बताइए जरा। जी, आपने देखिए सुशी जी को भी सुना, आपने मनीष जी को भी सुना। दोबारा आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको स्टूडियो से आवाज अब आवाज आई है आपकी, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल बस यही है कि चुनौतियां तमाम सारी हैं आपके सामने, कम नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करें और चाहे वो राष्ट्रवाद की बात करें। देखिए आलोक जी, चुनौती हम कमजोर नहीं मानते किसी को। भारतीय जनता पार्टी छोटी चुनौती या बड़ी चुनौती, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, उसको कभी छोटा नहीं मानती, उससे बड़ा ही मानती, उससे बड़ी गंभीरता से लेती है। आप देख रहे होंगे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या निचले स्तर का कार्यकर्ता हो, वो जनता के बीच में रहता है। मनीष जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब बड़े उत्साही हैं और बड़े होनहार भी हैं। उन्होंने जो कहा कि सत्ता के नशे में, हम सत्ता का नशा नहीं रहते, हम जनता के बीच रहते हैं। सत्ता के नशे में जो रहते थे, जो गलत फहमी में रहते थे, वो अपने गढ़ गंवा चुके। ये तो मनीष जी को सोचना होगा कि वो नशे जो था, वो नशा जनता ने उनका उतार दिया। हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को कभी ना नशा है, उनको नशा है जनता की सेवा करने का, जनता के बीच रहने का। हमारे संगठन का मतलब ही सेवा है, सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना और सभी का प्रयास साथ लगाना, ये काम हमारा है। हर वर्ग हमारे से जुड़ रहा है, जनता के बीच रहेंगे। नहीं अवनीश जी, मान लिया आपने जो कहा आपका काम है और आप उसको बखूबी कर भी रहे हैं, लेकिन उस काम में भी प्रतिद्वंदिता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, देखिए अब एक तीसरा मोर्चा भी किस तरीके से तैयार हो रहा है। तेलंगाना वहां पर गए, वहां पर अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक तीसरे मोर्चे को लेकर के कवायद तेज हो रही है। आलोक जी, 2014 के बाद से तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं। बुआ बबुआ भी जुड़े, 2 लड़के भी आए, लड़की हूँ लड़कर सकती भी हूँ, छोटे गठबंधन भी हुए, पर वो तमाम जनता ने फेल कर दिए। जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जनता ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जनता को भारतीय जनता पार्टी के राज करने की नीति, शासन करने की नीति और जनता की सेवा करने की नीति उनको पसंद आई है, तो इसलिए लगातार प्यार मिल रहा है। और जहाँ तक मेरी कांग्रेस की बहन सुची जी कह रही हैं, कांग्रेस की स्पाइन बता रही थी वो यात्रा को, स्पाइन तो यूपी में थी, अमेठी और रायबरेली थी कांग्रेस की स्पाइन, वहां उनकी आत्मावस्थी थी, सत्ता उन्होंने दी थी। अब जब अमेठी से भी दूर रहेंगे राजकुमार जी, तो फिर क्या होगा? क्यों यूपी को छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों यूपी को कांग्रेस इतना इग्नोर कर रही है जिसने हमेशा सत्ता दी? क्यों यूपी में जाने से कतरा रहे हैं? ये कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। पर कांग्रेस प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प ले चुकी है। विधान परिषद में उनका कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में केवल 2 हैं, लोकसभा में 1 है
वो भी 2024 में गायब। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के नकारापन से, उनकी गलत नीतियों से, उनके कुशासन से उकता गई थी, इसलिए कांग्रेस की छुट्टी कर दी है। चलिए ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनसे पूछेंगे कि जनता उकता गई है कि अन्य क्या कुछ वजह है। लेकिन उससे पहले मैं जरा मनीष जी के पास आ जाता हूं। मनीष जी, कुल मिलाकर के अभी की मैं 3 सीटों की, मैनपुरी, संभल और मुरादाबाद, इसके अलावा अभी 2024 के लिए फिलहाल जद्दोजहद जारी है। कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं और क्या कुछ जमीनी स्तर पर आपकी तैयारी, क्या कुछ प्लान है? देखिए आलोक जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा अनवरत समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति करती है। हम कांग्रेस की तरह से ये बात नहीं कहते कि हम जो यात्रा कर रहे हैं वो सत्ता के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम जो जनता से वादा करते हैं उस जनता के किए गए वादे को हम पूरा नहीं करेंगे। सोची जी कि इस बात से हम असहमत हैं कि उन्होंने जो बात कहा है कि हमारी यात्रा जो है वो सामाजिक यात्रा है, मैं इस बात से असहमत हूँ। इसलिए कि जब राहुल जी हरियाणा में थे तो उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तमाम राज्यों में जो जहाँ पे गए उन्होंने कहा कि हम सत्ता में वापस करें। एक बात कांग्रेस पार्टी की इंटरनल बात है, लेकिन आलोक जी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझना पड़ेगा कि जमीन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो चुके हैं। धार्मिक समानता की बात हो रही है, जातीय समानता की बात हो रही है, व्यापारिक समानता की बात हो रही है, आर्थिक समानता की बात हो रही है, सामाजिक समानता की बात हो रही है। जब इस तरह के परिवेश में, भारत तो विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न क्षेत्रों का देश है, विभिन्न पंथों का देश है। जब भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है जिसको हम गुलामी से आजादी में लाने के लिए इतने लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, लाखों लोगों ने बलिदानियां दी, उन बलिदानियों के बाद ये हमारा मुल्क हमें मिला है। हमें इसे सजो करके रखना है। हमें किसी के हाथ में, ऐसे प्रतिष्ठानों के हाथ में नहीं सौंप देना है जैसे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हमारा भारत था। आज के समय में जो एक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के हाथ में भारत को डालने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकारी जो संस्थाएं थी भारत के पास, उसको जिस तरह से केंद्र सरकार ने बेचा है, उससे जनता में शंका भी पैदा हुआ है और जनता में इस बात को लेकर के आक्रोश भी है। मैं शुक्रगुजार हूं आदरणीय अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का। उन्होंने 2022 के चुनाव में एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी, उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ और उन्होंने ये बात जनता के सामने डंके की चोट पे कहा कि अगर समाजवादी सरकार बनती है तो जो 12 लाख सरकारी पद रिक्त है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो हम पहली कैबिनेट की बैठक में नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने एक बात ये, और इसके साथ एक बात उन्होंने और कहा कि 2004 के बाद से जितने नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली है उन नौजवानों को हम पुरानी पेंशन से जोड़ेंगे और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं आईटी सेक्टर में उत्तर प्रदेश, चूंकि 2022 में चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने जनता के सामने और युवाओं के सामने कहा कि 22 लाख नौजवानों को मैं आईटी सेक्टर में पहली कैबिनेट की बैठक में ये अप्रूवल दूंगा और 22 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। देखिए, बात किसी भी नेता को, हम जनता के सामने चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जनता को चाहे जितना गुमराह कर ले, लेकिन नेता वो होता है जो स्पष्टता के साथ, नेता वह होता है जो जनता के सामने खड़ा होकर के चैलेंज देकर के हुकूमतों को यह कहे कि अगर मेरी सरकार जनता के सामने, जनता के आशीर्वाद से हुकूमत में आती है तो हम यह काम करके दिखाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी ने तो 12 से 17 तक एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, तमाम तरह के, अच्छा, तमाम सारी चीजों का आपने जिक्र किया। मैं सुन भी रहा था। मैं जरा इसी सवाल पर सुनील अर्कवैशी जी के पास आ रहा हूं। सुनील जी, मनीष जी को आपने सुना कि सबको साथ लेकर के युवाओं की भी उन्होंने बात करी। भाई, अपने सहयोगी जिनके साथ विधानसभा चुनाव लड़े उनको भी वो तो अलग थलग अपना राग अलाप रहे हैं, और आप जनहित की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के बात करते हैं, बात बेरोजगारों की करते हैं। नहीं, देखिए आलोक जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन तो जब करती है तो सब सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। मगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद जो है उनके रिश्ते में खटास डालने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने तो यही तो कहा था कि भाई 2022 में हमारे नंबर कम रह गए, हम लोग सत्ता में नहीं पहुंच पाए, हम लोग जनता को समझाना नहीं पाए, तो हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी जी, जिस तरह से आप प्रवचन
देते हैं। चलिए और जिस अब तरह से आप भाई जरा आपके ऊपर सहयोगी जुए दलों को लोग- एक फ्रेम में लाया जाए और अपनी बात रखने दी जाए। सुनील जी और मनीष जी को भाई, हाँ ठीक है, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ जी। बोलते हैं तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा असर इनके ऊपर हो चुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। सुनील बंसी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के जितने लोग जानकार हैं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपकी पार्टी, आपके नेता और आप लोगों के बारे में एक बात कहा जाता है। आप ईमानदारी से एक बात बता दीजिए कि जितने दिन से आपकी पार्टी का गठन हुआ है, अब तक कितने राजनीतिक दलों से आपका गठबंधन हुआ है और कितने दिन तक आपका गठबंधन चला? भाई ये एक सहयोगी दल का दूसरे सहयोगी दल से जवाब है जी, अब जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, सुनील जी को जवाब तो देने दीजिए। सुनील जी देखिए, आपको पार्टी ने मौका नहीं दिया, लेकिन मैं आपको जरूर मौका दे रहा हूँ अपनी बात रखने का। जी चलिए सुनील जी अपनी बात रखिए। सुनील जी से ये पूछ लीजिए कि इनका गठबंधन कितने अब आपको दिन ये तक जरूरत पड़ रही है चला? अपने सहयोगी से सवाल पूछने के लिए, मुझे मीडिएटर बना रहे हैं आप। जल्दी सुनील जी चलिए, अरे मैं आप आपको तो मौका दे मीडिएटर रहा हैं, आप तो हूँ मालिक जी जी। आलोक जी, हाँ। मनीष जी जब बोले तो मुझे सवाल ही नहीं समझ तभी में आ रहा। तो तो हाँ मनीष वही जी से मैंने कहिए, कहा, धैर्य मैं आपको रखें। मौका दे रहा हूँ। चलिए अपनी बात रखिए जी। धैर्य रखें। तो रही बात सिर्फ अखिलेश यादव जी को यही दिक्कत है और यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और यही समाजवादी पार्टी के लोगों को दिक्कत है। वो सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जनता की बात को सुनना चाहिए। जनता क्या चाह रही, आप महंगाई के लिए नहीं बोलते हैं। जब विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे महंगाई को लेकर, बिजली की दरों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, आरक्षण को लेकर जब बोलते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के तंज करते हैं। तो आप किस तरीके से जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का चेहरा कुछ और है और कार्य कुछ और है। अच्छा तो अब चुनाव के बाद से समझ में आया। मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जितने दिन से आपने अपनी पार्टी का गठन किया है, अब तक कितने राजनीतिक दलों से आपने गठबंधन किया है और कितने दिन तक टिका है, ये सिर्फ बता दीजिए हमें। नहीं तो ये तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना। अरे हमें क्यों सोचना चाहिए? बहुजन समाज हम पार्टी से गठबंधन का निर्माण करते आपने हैं, कांग्रेस से गठबंधन किया, धर्मनिरपेक्षता के आधार आपने पर, इससे पहले सामाजिक दलों से मुद्दों के गठबंधन आधार पर हम किया। तो गठबंधन आप बनाते अपने हैं गठबंधन और को हमारा देखने जो का काम गठबंधन करिए होता कि है आप और उन लॉन्ग गठबंधन टाइम को तक फिर से चलता रोके नहीं है। रख हम पाए लॉन्ग क्योंकि टाइम तक आपकी रिलेशन को करनी और डेवलप कथनी करते में हैं अंतर है। और उस पर चलने का आप काम कहते करते कुछ है हैं। गठबंधन सुनील के साथ बंसी में जी, और करते कुछ है। कहने में और समाजवादी कथनी और पार्टी, करनी में फर्क नहीं होना समाजवादी चाहिए। अच्छा मनीष जी, सुनील मनीष बंसी जी, एक दर्शक हमारे समाजवादी डिबेट पार्टी देख रहे हैं, एक स्पष्ट दर्शक रूप एक से डिबेट देख रहे हैं। सामाजिक तो मनीष जी मुद्दों को लेकर एक के सवाल का लड़ती है। जवाब दीजिए। एक दर्शक राज ने उन्होंने सवाल पूछा, कहा कि मनीष जी से सवाल पूछिए कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपनी पार्टी को छोड़ करके या अपने परिवार को छोड़ करके किसी को भी सीएम का चेहरा भी बनाएंगे क्या? देखिए नहीं बना पाएंगे मनीष जी। बस एक सवाल का जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सुनील बंसी, एक दर्शक मेरा ने सवाल जवाब पूछा है, मेरा जल्दी से। जवाब ठीक है, मेरा आ जवाब रहा हूं, सुनिए ना। मैं सबको बराबर से मौका दे रहा हूं। मनीष जी जल्दी से आप अपने जवाब दीजिए। हाँ। ये आपने आलोक जी किस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है और ये सवाल किसका है ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी एक बात से, बताइए, एक बात बताइए, हाँ, ठीक है। जिसके नाम पर 2,96,00,000 वोट मिला हो, जिसके नाम पर 36% से ऊपर वोट पड़ा हो, जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 125 सीटें समाजवादी पार्टी की दी हो और 40 हेलीकॉप्टर और 12 भारतीय जनता पार्टी के चार्टर्ड प्लेन लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में उड़ रहे थे और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की अंतिम कील श्री अखिलेश यादव जी ने ठोक दिया 22 में और 24 का जो परिणाम होगा यह साबित करेगा कि देश में अगर सर्वमान्य नेता किसी को जनता मानती है तो वह श्री अखिलेश यादव जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2004 में मजबूती से जिताने का काम किया। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपकी 47 से 111 भाई का काम किया, उसमें श्रीमानी ओम प्रकाश राजभर जी का सहयोग है। अरे आदरणीय, चलिए एक बार मनीष जी को सुन लेंगे। ठीक है, सुनील जी आ रहा हूं आपके पास। जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको जिताने का काम किया। अभी राजभर साहब की भी बात करेंगे जी जल्दी से। मनीष जी हाँ ठीक। हम लोग बहुत खुश मिजाज हैं इस बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा यशस्वी नेता पाया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने पाया है जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम गोल गोल घुमाने का ठीक है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि इतना होने के बाद भी 2 बार जनता ने नकार दिया। आखिर कमी कहां पर है? अंतिम बात मेरी सुनिए। देखिए 2024 में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो 2004 में हमारे पास 41 सीटें थी और उससे 1 सीट बढ़ेगी, घटेगी नहीं 2024 चलिए, में। अभी तो फिलहाल मुरादाबाद, संभल और मैनपुरी से फिलहाल अभी आपको थोड़ा आगे बढ़ना, इस पर फोकस करना। एक बार सुशील जी के पास आ रहा हूं। सुशील जी देखिए, बीजेपी के पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात की और देखिए सुभाषपा ने भी अपनी बात की कि देखिए उसका जनाधार बढ़ रहा है। कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, खास करके 2024 के परिप्रेक्ष्य में जब मैं बात कर रहा हूं?
भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने की मशीन है। मैंने अभी पहले ही बताया कि एक फुल टाइम प्रधानमंत्री बनाम प्रचार मंत्री हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक, पोस्टर बॉय ऑफ भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भी कहें, पूरे देश में जहां भी चुनाव हो और नफरत और वैमनस्यता के भाषणों की आवश्यकता हो, माननीय योगी जी वहां प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अगर देश की समस्याओं की बात हो तो बेरोजगारी 45 बरस की ऐतिहासिक है, अर्थव्यवस्था पाताल लोक में है। तब हाथरस में भी इनका मुंह बंद हो जाता है, सेंगर पर भी, चिन्मयानंद पर भी, राम रहीम पर भी, आसाराम पर भी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी। तो अपराधियों को संरक्षण देना है, आर्थिक भगोड़ों की मदद करनी है और अपनी नाक के नीचे लगातार, चाहे वो महिलाओं और बेटियों की बात हो, चाहे दुराचार की स्थिति हो, चाहे मतलब किसी भी सेगमेंट को आप उठा करके देखें। अभी आप ताजा तरीन ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, भाई सुविख्यात साधु समान आदमी है, भू माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, लेकिन उनका प्रभाव बलरामपुर में भी है, कैसरगंज में भी है, गोंडा में भी उनका बेटा विधायक है, बल्कि पूरा मंडल ही उन्होंने कैप्चर कर रखा है। 24 का चुनाव सर पे है। टेनी महाराज का आप क्या कहना, उनके बेटे का क्या कहना, लखीमपुर नरसंहार का क्या कहना, लखीमपुर चीर हरण का क्या कहना, श्रीकांत त्यागी जी के बारे में क्या कहा जाए। तो इसलिए कांग्रेस नहीं दिखाई देगी ना हमसे बात करने के लिए आपको 70 वर्ष की उपलब्धियों पे बात करनी होगी। ठीक है, तो हम तो वो हैं जो जनता के विषय को लेकर जनता के साथ जवाब दे दीजिए। आपने मशीन की बात की, आपने पिछले 70 सालों की बात की, ठीक है, लेकिन जनता किसे चुनती है? जनता वही देखती कि हमारे इलाके में जो आया, जिसने हमारी समस्याओं का समाधान किया, उसी को। मैं अगर राहुल गांधी के दौरे को लेकर के बात करूं तो चाहे मैं से लेकर के वायनाड तक अपने क्षेत्र में कितनी बार गए, जरा बस जनता को यही बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। जनता किसे चुनती है? क्या जनता जिसे चुनती है उस जनता से चुनी गई लोकतांत्रिक ढंग से बनी गई सरकारों को माननीय प्रधानमंत्री जी की संलिप्तता से जब खरीद फरोख्त के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा देते हैं? राजस्थान में कोशिश करते रहे, अन्य प्रदेशों में क्या हुआ है कुछ कहने की बात नहीं। और राहुल गांधी जी को आप अमेठी या वायनाड से बात, मैंने कहा ना, वो देश और दुनिया के नेता हैं। और गांधी से ही गोडसे की विचारधारा को खतरा है। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उनकी छवि को धूल धूसरित करने के लिए, जो एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, इंडॉक्टेड वीडियोस पे, टेलर्ड वीडियोस पे, एडिटेड और मॉर्फ वीडियोस पे, उनके भाषणों पे, मीम्स पे, सारा तो धूल धूसरित हो गया। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उन्होंने पुनः सिद्ध कर दिया कि वो गांधी हैं और गोडसे वाले फिर मचल रहे हैं। अब तो श्रीमती ईरानी जी भी एक मात्र ट्रोलर बन के रह गई। सुनते रहिए अभी सवाल, फिर आपसे जवाब लूंगा आकर के। चलिए अवनीश जी, अब आप, ये मेरा कोई सवाल नहीं है, आपको सुशी जी के सवालों का बस जवाब देना है बस जी, मेरा कोई सवाल नहीं है स्टूडियो से। देखिए सुशी जी जो कह रही हैं वो जनता ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस के 70 साल के 60 साल के जो कारनामे इन्होंने गिनाए, जनता उसका जवाब दे रही है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता जो अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे, अपने घरों तक नहीं जा पा रहे, उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, उस कांग्रेस को तो अपने बारे में सोचना चाहिए। उसके नेतृत्व की क्या दशा हो चुकी है, कैसी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गई है, वे क्यों पहुंच गई है, जनता क्यों उनको लगातार नकार रही है, ये तो कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्यार जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि उनके काम, सरकार के काम और संगठन के काम जो मिलके काम होते हैं वो जनता को समझ आ रहे हैं, जनता को ठीक लग रहे हैं। और एक मनीष जी मेरे साथी जो समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम वो सीटें जीतेंगे, वो तमाम प्रयोग कर चुके हैं और जनता उनका भरोसा नहीं कर रही है। उन्होंने कितने वादे किए हों, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर जनता को नहीं समझ में आया। जनता मान रही है भारतीय जनता पार्टी को। मेरे जो एक भी वादे को बता दीजिए कि जब हम लोग सरकार में रहे और हमने पूरा न किया, एक वादे का नाम बता दीजिए जिसको हमने कहा हो और ना किया हो। एक वादे का नाम बता दीजिए। हमारी पार्टी में ये नारा लगता है, आपकी पार्टी में नारा नहीं लगता है। हमारी पार्टी में ये नारा लगता है कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, और जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है। ये हमारी पार्टी के अंदर नारा लगता है, आप लोग का नारा नहीं लगता है। बीच रहता है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने और जो जनता से दूर रहते हैं, अहंकार में डूबे हुए लोग, वो ना आजमगढ़ बचा पा रहे हैं, ना रामपुर बचा पा रहे हैं। अब सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है और सबका विश्वास जीत के सबके प्रयास से सबका साथ आप लोग लेते हैं, अपना विकास करते हैं, सबके साथ
और विश्वासघात आगे भी करते 27 हैं। में भी ये बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की केवल बड़ी पार्टी है। समाजवादी भारतीय जनता सपना पार्टी देखते का जो रहो, राजनीतिक घर बैठे चरित्र करते है रहो, और समाज वो भाई के ठीक भतीजावाद, विपरीत है। वो परिवारवाद, समाज कभी ये वो नहीं चाहता माफियावाद, है कि उसके वो अंदर जो- मतभेद वो हो, जो तंत्र उसके था, अंदर वो लड़ाइयां खेल हो, हो चुका है। लेकिन जनता भारतीय उनके जनता पार्टी कारनामों ने को समझ जिस चुकी तरह है। से समाज जनता को ना बांटा उन पे है, भरोसा करती है, भाषाओं को ना बांटा जनता है, उन पे भरोसा जातियों करना को चाहती बांटा है, ना धर्मों उनको को वो बांटा तमाम है। हथकंडे और तो अपनाए। छोड़िए, भाई चाचा को व्यापारिक जोड़े या फूफा को प्रतिष्ठानों जोड़े या में मामा जिस को तरह से जोड़े, छोटे अब उद्योगपतियों भारतीय को, प्रदेश छोटे की मझोले जनता उनको दुकानदारों को स्वीकारने वाली नहीं भारतीय है, जनता पार्टी की उनको सरकार बाय ने बाय कमजोर टाटा हो गई किया है है। और आने वाला जो केवल समय अपना है, वजूद वो बचाएं, उत्तर प्रदेश और कभी देश की मैनपुरी जनता बचाने को भारतीय लगे, जनता कभी पार्टी को कन्नौज मुंह बचाने को जवाब लगे। देने के लिए अब वो भी तैयार नहीं बच बैठी है। पाएंगे। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और उस पर काम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी केवल घर में बैठे अरे कौन सा और काम अपने आपने शुरू नेताओं कर के दिया, अभी तो गुणगान बता अपने आप दीजिए। करे और अपनी कहानी आपने अपने ये आप नहीं सुने और बताया अपनी कि तालियां खुद आपने बजाएं। विकास का काम शुरू किया है। आप कह रहे हैं कि हमने 80 सीटें जीतने के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। अरे ये कौन सी आप तैयारी 80 है? सीटें मशीनरी जीतने की के लिए तैयारी काम है, तैयारी शुरू कर प्रशासनिक रहे हैं। तैयारी है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, ईडी जनता है, के बीच सीबीआई जा रहे है, हैं क्या है और आपके अपनी पास? खामियों को भी दूर कर रहे हैं। और आलोक जी, भारतीय एक जनता मिनट पार्टी का मैं के समझ कार्यकर्ता चाहूंगा। ईवीएम आखिरी मशीनों को उन्नीस नहीं कोस त्यागी रहे हैं, जी, वो आप बहुत प्रशासन वरिष्ठ को नहीं हैं। कोस रहे हैं, सिर्फ वो बात जनता पर दोष नहीं बन रहे हैं। मैं आपको पूछूंगा। डेढ़ से 2 मिनट का मौका दे दूंगा, बस बात जनता के हित में होनी चाहिए। मैं हाँ, एक एक करके बोलिए जी, एक ठीक है सवाल मैं जी, पूछूंगा। चलिए मेरा हाँ, एक सवाल चलिए एक सवाल भाई मनीष जी पूछना चाह रहे हैं अवनीश जी से, ठीक है। चलिए अवनीश जी आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मनीष जी का सवाल सुनिए जल्दी से। हाँ। आदरणीय अवनीश त्यागी जी, बहुत मासूमियत से सिर्फ एक सवाल हम पूछना चाहते हैं और ये देश की जनता का सवाल है। पूरे देश भर में आपकी ईडी ने घूम लिया, आपकी सीबीआई ने घूम लिया और सभी जगहों पर नेताओं से लेकर के ब्यूरोक्रेट से लेकर के कारपोरेट घरानों पर छापा पड़ा। गुजरात में आज तक क्यों नहीं एक भी ईडी का, एक भी सीबीआई का छापा आज तक गुजरात में क्यों नहीं पड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जबकि सबसे ज्यादा उद्योगपति गुजरात में रहते हैं। गुजरात के उद्योगपति पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। जल्दी से समय बचाओ, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। इस कट-टू-कट सवाल का कट-टू-कट जवाब जल्दी से। हाँ। जो खराबी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, भ्रष्टाचार सुनिए तो आप करते सुन लीजिए, हैं, जल्दी से समय पुलिस मत उनको करना। पकड़ती है, आप मेरे सवाल का जवाब उनको दे पकड़ती है। जो गलत करेंगे वो पकड़े जाएंगे। गुजरात के लोग गलत नहीं करते, वो बेफिक्र गुजरात के व्यापारी गलत नहीं करते, गुजरात के व्यापारी ईमानदार हैं, पूरे देश के व्यापारी चोर हैं, पूरे देश के व्यापारी बेईमान हैं, गुजरात के व्यापारी ईमानदार हैं। क्या यही बात आप कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों क्या यही बात आप कहना चाहते हैं कि पूरे देश के लोग चोर हैं, पूरे देश के लोग बेईमान हैं? क्या आपके गुजरात के जो व्यापारी हैं वो ईमानदार हैं? यही बात आप सुनिए, पहले बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चोर कौन है, सही कौन, इसका फैसला हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। जो संस्थाएं हैं, ईडी है, उसके लिए संस्थाएं हैं, जब आपको जीएसटी नहीं बनती तो आपको उसके लिए जवाबदेही देनी पड़ती है ना, उसके लिए सीए बैठे ना, एक्सपर्ट बैठे, आप उनसे मदद लीजिए जाकर के। यहाँ पर तो सवाल हम 2024 को के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं कि इनकम टैक्स से छापे किसके यहाँ पड़े, किसने नहीं मारे, कौन सा कहाँ का यहाँ पर। अब मैंने आपको मौका दिया, मैंने कहा था कि जनहित का मुद्दा है, आप वो उठाइए। आप किसी पर सवाल मत उठाइए, आप किसी पर, आपसे जो सवाल करा जा रहा है आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जनहित से मुद्दा जुड़ा होगा। आप पर्टिकुलर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के क्यों यहाँ पर व्यापारियों को लेकर के कोई डिबेट नहीं चल रही है, ना ही यहाँ पर कोई जीएसटी के एक्सपर्ट बैठे हैं, ना ही यहाँ पर कोई सीए बैठे हुए। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आज राजनीतिक बहस कर रहा हूँ कि गाजीपुर में जब बीजेपी ने आगाज किया है तो क्या कुछ आगाज किया है, कौन कौन सी ऐसी कमजोर सीटें हैं जिन पर मंथन चल रहा है, मुद्दा आज ये है। खुश है, हर वर्ग का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनाए हुए है। प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी जी को, योगी जी को जो प्यार दे रही है वो लगातार देती रहेगी। उनके अच्छे कामों पर, शासन पर और भ्रष्टाचार रहित शासन पर जनता प्यार इसलिए कर रही है, इसीलिए दे रही है। जिसको कारनामे गलत थे, जो गड़बड़ थे, ठीक है, विदा हो चुके हैं, अब हार वो जीत का केवल फैसला नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, घर बैठ के अपने। जनता पर कम से कम छोड़ दीजिए, वो जो वोटिंग स्थल पर जाएगी, वोट देने के लिए जाएगी। मैं एक बार सुनील अंकवशी आपके पास आ रहा हूं, आपने कहा लगातार फिर वही कि आपका जनाधार बढ़ रहा है, आपकी ताकत बढ़ रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को कहां पर पा रहे हैं? किसी के साथ समझौता करेंगे, हाथ मिलाएंगे या फिर एकला चलोगे? देखिए आलोक जी, हम सबसे बड़ी आपको बात बता दें, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे 2022 का चुनाव खत्म हुआ, हम सत्ता में नहीं पहुंच पाए, जो हमारे नंबर कम रहे, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, इसमें हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हम संगठन की लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वहां पर जा रहे हैं। तो हम अपनी ताकत को
बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रही बात गठबंधन को लेकर, इस ताकत को कहां ले जाने का काम करेंगे, तो ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते चले और आज भी वो कह रहे हैं कि भाई हम गठबंधन करेंगे, मगर गठबंधन का समय आने पर गठबंधन किया जाएगा। किस दल के साथ गठबंधन करेंगे, हमारी ताकत को कौन समझने का काम करता है, तो ये आने वाला समय बताएगा। तो हम अभी संगठन पर लगे हुए हैं। हम अभी जब पाला बदलने की बात होती तो अध्यक्ष साहब का लोग उदाहरण क्यों देते हैं, मुहावरा जैसा? जी, जब पाला बदलने की बात होती है तब लोग आपके अध्यक्ष साहब का उदाहरण देते हैं। नहीं, देखिए पाला बदलने का तो सवाल ही नहीं। पाला हम कहाँ बदले, हम तो आज भी उन्हीं नीतियों पर काम कर रहे हैं। आज भी हम महंगाई को लेकर कर रहे हैं। आज जो बिजली का बिल किस तरीके से गांवों में आ रहे हैं, 100 यूनिट बिजली खत्म कर रहा है, बिल आ रहा है 1000 यूनिट का, तो इस पर हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर लड़ रहे हैं, तो हम तो विपक्ष की भूमिका आज निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रही है? जब सदन में हमारे नेता, मैं तो अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग होने की बात को लेकर के आपसे सवाल किया। नहीं, देखिए आलोक जी, गठबंधन से हम कहाँ अलग होने की बात कर रहे थे। हम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिर्फ कमरे में बैठे हुए थे, उनको निकालने की बात कर रहे थे। इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को गलत लगा कि ये गलत कह रहे हैं इस बात को बनाने के पहले। और सबसे बड़ी मैं आपको आलोक जी बताऊं, सबसे बड़ी बात ये बताऊं, आज अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते कि कोई पिछड़े और दलित समाज का नेता बनाया जाए। तो एक रास्ता जो बनाना ये चाहते हैं, जिस माध्यम से कई रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो फेल हो जा रहा है। तो एक एक जुगत में लगे हैं कि कैसे हमारा रास्ता नेता मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ जा रहे हैं कि इनकी चालबाजी को समझ रहे हैं, ये कब किसको दाव दे दे। ये सारे के सारे राजनीतिक दल इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कब किसको दाव दे दे और कहां भ्रमण करने लगे। ये घबराहट इनके अंदर थी। अच्छा, ये घबराहट है, ये किसकी बौखलाहट है? ये तो पार्टी में अपना आत्ममंथन का एक विषय है जो करना है। सुची जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, कुल मिलाकर के 2024 के जरिए आप आज इस डिबेट के माध्यम से क्या कुछ संदेशा देना चाहती है, खास करके अन्य दलों की तैयारी को लेकर के और अपनी पार्टी का मिशन 2024 को लेकर के? बहुत स्पष्ट है, सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम सभी सम्मानित वक्ता हैं और सभी को शुभकामनाएं। जनता के विषय को लेकर जनता के साथ रहिए। ये ना हो कि जब आपको सत्ता प्राप्त हो जाए तो आप अपराधियों और भगोड़ों और आर्थिक नुकसानों के संरक्षण करता सिद्ध हो। जो जनता आप में विश्वास व्यक्त करे, आप उसकी लाज रखिए। लेकिन नहीं लगता कि विश्वास जो है उसको हासिल करना है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बड़े लंबे काल खंड में आपका प्रश्न मुझसे है ना आलोक जी? हाँ शुचि मैम, आपसे ही है, और इसी कम्युनिकेशन गैप को कि आपके और जनता के बीच में। नहीं, देखिए 2012 में अचानक झूठ की बाढ़ आई। 2G 3G स्पेक्ट्रम, लगातार संबित पात्रा जैसे तमाम लोगों को चैनलों के माध्यम से लाके झूठ, छल और प्रपंच का एक ऐसा बवंडर तैयार किया गया और नकली सपने, झूठे वादे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, फोटोशॉप, मीम, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, प्रोपेगेंडा, तमाम मशीनरी, IT सेल, इसके माध्यम से एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया गया कि भाई, और सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ, प्रमाणित कुछ भी नहीं हुआ, सरकार कुछ भी साबित न कर सकी और खुद भी विश्व गुरु बनाने की आड़ में 80 करोड़ लोगों को चावल और चने की लाइन में लगा दिया। कोरोना काल में दवाई और चिकित्सा तो छोड़ो, घंटा बजाना, आराम नामी, मतलब देश में जो हालात अविनीश जी, अब देखिए इस सवाल का जवाब आपसे विश्व गुरु बनाने की बात थी और देखिए अब आज कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए आलोक जी, विश्व गुरु नहीं, विश्व की ताकत बनने जा रहा है। विश्व गुरु तो बन ही रहा है, विश्व में एक ताकत बन गया है भारत, और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पा रहा है। जो छलावा देते थे कांग्रेस के नेता, वो छलावे को जनता समझ रही है, वो छलावे में अब आने वाली नहीं है। जनता मोदी जी को पूरा प्यार दे रही है, और पूरा प्यार ही नहीं दे रही, उनको सम्मान भी दे रही है और बार बार सत्तासीन भी कर रही है। 2014 से जो जीत के बयार चली है वो 24 में भी जारी रहेगी। तीसरी बार फिर मोदी जी सत्तासीन होने जा रहे हैं। अच्छा अवनीश जी, आप जिसे प्यार कह रहे हैं, विपक्षी उसे प्रचार कह रहे हैं। नहीं, प्रचार से तो प्यार मिलेगा। जब जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के प्रचार से ही प्यार मिलेगा, जनता के मन की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, फिर आपको मौका दूंगा। देखिए आपको एक लाइन मिल गई। चलिए अवनीश जी, मैं आपको मौका दूंगा। जनता पूरी महान है, जनता पूरी समझदार है, जनता लोकतंत्र में पूरा भरोसा रखती है। जो काम करता है केवल उसे ही जिताने का काम करती है, जो नहीं करते थे उनको जनता सत्ता से बाहर करने का भी काम करती है।
ठीक है, चलिए इसी बहाने फिर लग रहा है कि अब किस तरीके से सबसे ज्यादा जो है वो पूर्वांचल पर फोकस है, गंगा विलास किस तरीके से क्रूज को लेकर के और काशी कॉरिडोर, ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं उनको किस तरीके से मूर्त रूप दिया जा रहा है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम में कमी रह गई है। मनीष जी, इस प्यार और प्रचार के बीच को जरा आप डिफाइन कर रहे थे, कुछ जरा कर दीजिए फिर फाइनल कमेंट के तौर पर। देखिए आलोक जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहना था, जो करना था, वो कर चुकी और कह चुकी। जी। अब इस बात पर हम लोगों को नहीं फंसना है। जनता के सामने हम स्पष्टता के साथ जाएंगे, गंभीर मुद्दों के साथ जाएंगे और जनता के सामने जो समस्याएं हैं और देश के सामने जो समस्याएं हैं हम उनके साथ जाएंगे। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 2024 का जो चुनाव होगा, हम युवाओं का जो विदेशों में पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए किसानों की जो लागत है उसका जो दोगुना दाम देने की बात हुई थी, हम उस पर काम करेंगे। उसके बाद से जो संविदा कर्मी है हमारे देश भर में, उनका जिस तरह से आर्थिक शोषण किया जा रहा है, सामाजिक शोषण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, निजीकरण के माध्यम से हम उसको रोकने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आज के समय में हमारे देश की जो सीमाएं हैं असुरक्षित हैं, गलत नीतियों की वजह से हमारी देश की जो सीमा है असुरक्षित है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम स्पष्टता के साथ जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, और स्पष्टता होनी चाहिए पूरी, जल्दी से जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए आलोक जी, और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को एक बात सीखना और समझना चाहिए कि जनता को हम ठग करके बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर सकती हैं, सत्ता में नहीं रह सकते हैं। 10 बरस का होता है, 2007, 2017, 2027, 27 आते आते भारतीय जनता पार्टी 24 में तो केंद्र में खत्म होगी और 27 में उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। चलिए, सुनील अर्कवंशी जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट। 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं और कोई अपने जनाधार के बेस पर जा रहा है, कोई काम के बेस पे, और जिसने काम नहीं किया वो प्रचार के बेस पे। आप भी अपना बता दीजिए किस बेस पे जनता के बीच जाएंगे। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के मुद्दों को लेकर लगातार बने रहते हैं। और जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो आप सम्मान की बात को लेकर कह रहे थे कि अब आप देख लीजिए ना कि किस तरीके से चाचा को लाने का काम किया और अभी तक चाचा को कोई सम्मान आप लोगों का पेट में यही दर्द है। आप लोगों का पेट जितना मरोड़ रहा है, इसी मरोड़ने का नतीजा है कि आप लोग सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक दल है और सबसे अविश्वसनीय नेता है। आप लोग के पेट में जो दर्द है, चाचा समाजवादी पार्टी में कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, यही आप लोग के पेट में दर्द है। इस दर्द का निवारण 2024 में आपका भी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का भी हो जाएगा। जनता हमको उस मुद्दे को लेकर समर्थन देने का काम करेंगे, तो हम लगातार उन मुद्दों को लेकर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गांव-गांव जा रहे हैं और हमारा अब जिस तरीके से अब दर्द की बात हुई, अब मुझे कहीं ये ना कहना पड़ने आए कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका भी, अवनीश जी आपका भी, शुचि मैम आपका भी और सुनील अर्कवंशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 को लेकर के बीजेपी ने तो आज आगाज कर दिया, समाजवादी पार्टी भी किस तरीके से तैयारियों में लगातार लगी है, लेकिन अब यह कि जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।